अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। धन्यवाद और आभार कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आया, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे लोगों के अंदर जो इति थी वो समाप्त नहीं हुई। उन्होंने हजारों सालों का संघर्ष किया। संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। यह आजादी पहले 90 साल पहले मिलने वाली थी 1857 की क्रांति में, लेकिन थोड़े से चूक के कारण हमारे उन महापुरुषों ने 90 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें कितनी पीढ़ियां चली गई ये हम महसूस नहीं कर सकते। मित्रों, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारी सरकार बनी। अंतरिम जो सरकार बनी थी वो ऐसे गिरी हुई थी क्योंकि आजादी के जो दीवाने थे उनकी उम्र की पड़ाव पर आ गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। तब उन्होंने स्वार्थ की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण देश की दिशा ठीक नहीं थी, तो उसी मंत्रिमंडल में से इस्तीफा देकर के हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 में एक नई पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य था कि हम राष्ट्र को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। मित्रों, आपने देखा होगा 51 से लेकर के लगातार धीरे 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 हमारी पार्टी बढ़ती चली गई। हमारे उन लोगों ने दिन रात भूखे प्यासे रह करके काम किया। बताते हैं, हमारे सभी देखा होगा कि रोटी लेकर के सुखा करके उनको लेकर के जाते थे और पार्टी के अंदर काम करते थे। कहीं खाना मिलता था, नहीं मिलता था, चने बूबड़े खा करके अपना टाइम पास करते थे। लेकिन उन्होंने जनसंघ के नाम के उस दीपक को गांव गांव गली गली में पहुंचा दिया था। मित्रों, धीरे धीरे ये पार्टी बढ़ती चली गई और आपने देखा होगा 1975 में जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निष्क्रिय कर दिया था, तो उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी में भी आज भी मैं कहना चाहता हूं कितने लोग बंद थे। राजस्थान के अंदर उसकी संख्या हजारों की थी। ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों को हमने कहा हमारी सरकार ने उनको पेंशन देंगे, उनको पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, उनके परिवार में किस तरह की स्थिति आई होगी जो 18 महीने 19 महीने 21 महीने जेल में रह करके आए थे। मैं यह इतिहास इसलिए बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास बताएं, उन लोगों को कहें कि हमारी ये पार्टी ऐसे खड़ी नहीं हुई है। हम जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में जाकर के हमने उनके दुख में, दर्द में, इस राष्ट्र के उत्थान में हमने काम किया है। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी कांग्रेस के विरोध में, लेकिन उसमें भी हमारे लोगों ने, एक दूसरे लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि दुहरी सदस्यता के कारण, वो भी आप सब जानते हैं। लेकिन दोबारा से आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने थे। मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं कि जिसके लिए दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, काम करता है। धीरे धीरे हम उसमें बढ़े, हमारी सरकार भी बनी, राजस्थान के अंदर भी बनी, दूसरे प्रदेशों में भी बनी, केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी। लेकिन एक 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, एक 4.5 साल चली। लेकिन उस समय की परिस्थिति आप जानते हो किस तरह की रही।
लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी इस पार्टी को बनाने में बहुत खून पसीना लगा है, और वो खून पसीना लगा है क्योंकि हमारे उन पूर्वजों के सपने थे कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़े, दुनिया में भारत का नाम हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है आपके सामने। 2013 के बाद आपने देखा होगा देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी पूरी तरह से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर लगातार हमारी सरकार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती नहीं जा रही है, स्थायित्व होती जा रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कार्यकर्ता मेरे भाइयों बहनों, कि आप गुजरात से ही लग जाइए। गुजरात में 6ठी 7वीं बार हमारी सरकार बनने वाली, मध्य प्रदेश में 5वीं बार, उत्तर प्रदेश में 3री बार, हरियाणा में 3री बार बन गई, 4थी बार बनने वाली। तो क्या हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर विचार विमर्श करना चाहिए? हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं चाहिए। हम स्थायी रूप से राजस्थान के अंदर हम क्यों नहीं आ सकते? क्यों हम काम नहीं कर सकते? और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं मैं, मेरे को यह सौभाग्य मिला है कि देश के कोई 2-4 प्रदेश रह रहे होंगे, मेरे को देश के अधिकतर प्रांतों में काम करने का मौका मिला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि राजस्थान का कार्यकर्ता जिस तरह से मजबूत है, काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है, पार्टी को विचार को आगे बढ़ाने वाला है, ऐसे 2-3-4 प्रांतों में ही होंगे जिस तरह का राजस्थान का कार्यकर्ता है। और जब राजस्थान का कार्यकर्ता इस तरह का है तो क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, यह हमारा जनभाव अभियोग जो हमारा ये मंच है, इसमें जिला लेवल पर आप सब हैं और मंडल लेवल पर भी हमारे लोग बने हैं। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अपनी टीम में से मंडल की नीचे भी जाइए, उन कार्यकर्ताओं से भी विचार विमर्श करिए, उनकी उपखंड स्तर पर मीटिंग हो। हम जनता के काम के लिए हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हुए संवेदनाओं के साथ काम करते हैं। मित्रों, ये राष्ट्र हमारा हमेशा हमारे विचार से, संस्कृति से, संवेदनाओं से चलने वाला है। आप सब देख सकते हैं, कानून तो टूटता है, लेकिन हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति के नियम बने हुए हैं, वो आज भी हमारे बीच में, समाज के अंदर हैं, सभी के अंदर विद्यमान है। हम चाहते हैं कि हमारी संवेदनाएं हर जन के बीच में हो, हमारे कार्यकर्ता का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। हमारा कार्यकर्ता वहां जाएगा, 10-20 लोगों के बीच में जाएगा, उनके काम कराएगा, तो ये होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मेरे काम के लिए मेरे बीच में आया है, तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा। ये भी मैं आपसे कहूंगा, हमारी ड्यूटी बनती है। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, चाहे हमारे सरकार का हो या हमारे संगठन का हो। संगठन में आपने देखा, बूथ से लेकर के बूथ की पूरी टीम बनी हुई है, शक्ति केंद्र बने हुए हैं, मंडल बने हुए हैं, जिला हैं। जिले के भी अगर बात करोगे तो हमारे मोर्चे हैं, किस में हमें काम करना है, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, हमारा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा। उन मोर्चों के बीच में भी हमारे कार्यकर्ता को कैसे काम करना है, हमें सभी के बीच में, जन के बीच में जाना है। हमारा काम हम कैसे कर सकते हैं, कहां हमारा काम कम है, और ये जब होगा
जब आप पूरा समय निकाल करके उस क्षेत्र में जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है, हमने कहा है कलेक्टरों को कि मीटिंग होगी, हमारे एक एक सदस्य को उसमें बुलाया जाएगा, उनसे विचार विमर्श होगा, कहां कहां क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को उसमें लिया जाएगा और उनका समाधान कार्यकर्ता के माध्यम से किया जाएगा। यही हमारा उपखंड स्तर पर है। उपखंड स्तर पर हमारी जो समिति बनी है उन लोगों के बीच में जाए, एसडीएम हमको बुलाए, गांव के केस कौन कौन से हैं। अरे आप तो जानते हो, मैं तो सरपंच रहा हूं, आप भी कई सरपंच रहे हैं, आप गांव की स्थिति जानते हो। वो मेरा भाई जब आता है शाम सुबह जब कोर्ट में आता है, किराया भाड़ा लगाता है, दिन भर बैठा रहता है और शाम को दिन भर भूखा रहते हुए शाम को वापस जब जाता है, उसके मन में क्या पीड़ा होती होगी, क्या पीड़ा होती होगी। छोटे छोटे काम के लिए वो आते, क्या हम उनके सहयोगी नहीं बन सकते? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर तो होना चाहिए, लेकिन उपखंड स्तर पर भी होकर के हमें ग्राम पंचायत लेवल तक जाना चाहिए कि तुम्हारे यहां क्या क्या समस्या, कैसे होगा। हमने कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से करेगी। हम चाहते हैं, आपने देखा होगा, हमने रीति के माध्यम से ग्राम विकास और बाढ़ विकास की हमने योजना बनाई है। पहले योजना बनती थी पंचवर्षीय योजना, 5 साल होते नहीं थे, 2.5 साल तो उसके आने में ही लग जाते थे, काम होता नहीं था, योजना ठप हो जाती थी। हमने कहा कि हमारी योजना, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि योजना बड़ी होनी चाहिए, समयवार होनी चाहिए, उसको कैसे बनेगी। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047, 20 साल के लिए। आज ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से 20 साल के लिए मेरे गांव में क्या विकास हो सकता है, कैसे हो सकता है, मां का उत्पादन क्या है, मां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, मां के तालाब कितने हैं, मां का पर्यावरण कैसा है, मां के रास्ते कैसे हैं, पानी का निकास कैसा है, अगर बड़ा गांव है तो सीवरेज की सुविधा है या नहीं है। इन सारे विषयों को लेकर के हम चल रहे हैं। मां के लोगों की रुचि किस में है, खेती होती है तो पैदावार क्या होती है। मैं आपसे यह भी कहूंगा, जो हमारी पैदावार होती है, देश में हम कई फसलों में पहले नंबर के हैं, लेकिन हमारी पैदावार होती है, लेकिन वहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमने उन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कल नीति बनाई है, जो हम लेकर के आए हैं हमारी कैबिनेट में। वो नीति के माध्यम से हम उस कार्यकर्ता को वही काम देना चाहते हैं। आपने देख लिया, हमने कहा वन स्टेट वन इलेक्शन, आपके सामने एक साथ दोनों चुनाव हो रहे हैं, दोनों चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान पर बार बार भार नहीं आए, हमारे विकास में रोड़ा नहीं बने। और नहीं तो जब भी चुनाव आते हैं आचार संहिता। पूर्व कांग्रेस की सरकार ने 2 साल तो निकाय चुनाव के लिए खींच दिए, 2 साल पंचायत चुनाव के लिए खींच दिए। कितने चरणों में हुए आपने देखा है, क्या उससे हमारा काम प्रभावित नहीं होता है? हमने कहा ऐसा नहीं किया जाएगा, एक साथ दोनों चुनाव होंगे। कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि आप नहीं करा सकते, एक ने तो कहा कि आपका काका जी भी नहीं करा सकता। मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, तुम्हारा काका जी करा रहा है, चिंता मत करिए। मेरे भाइयों, जिस उद्देश्य से हम काम करते हैं, मैं आपको विश्वास यही दिलाना चाहता हूं, मेरे मन में जो बात है कि मेरे उस कार्यकर्ता का जो दिन रात मेहनत करता है, उसका मेरे का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उसकी पहचान बढ़े। अगर वो जाएगा तो वहां काम करेगा। और हमें ये नहीं है, ये तो शुरुआत है। अभी आपकी सीएलजी की और हो गई है 5,500 कार्यकर्ताओं की, उसमें भी लगा है सीएलजी की और हो गई है 5,500 कार्यकर्ताओं को। 15 साल 20 साल से नहीं, 5,500 कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को सीएलजी से जोड़ दिया। वो भी सूची निकाल दी गई है, वो भी इसी तरह की सूची है जिसमें किसी भी तरह का केस आता है, कोई भी आता है तो वहां जाकर के कार्यकर्ता आराम से उस मीटिंग को कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, बहुत सारी योजना है, उनका लाभ हमारे हर व्यक्ति तक पहुंचे। और आप क्या समझ रहे हो, आपने अपने सभी रिश्तेदारों को लाभ दे दिया, अपने मोहल्ले वालों को दे दिया, आपने गांव वालों को दे दिया? अरे भाई, कुछ संवेदनाएं हमारी होनी चाहिए। आप जाकर के गांव में पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, हमको बताइए। एक भी योजना, एक एक योजना हमारी ऐसी है जो नीचे वाले व्यक्ति के लिए पहुंचेगी तो उसके जीवन में सुधार करेगी, आर्थिक रूप से उसको सशक्त करने का काम करेगी। कैसी योजना चाहिए? लगातार आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं। वो कहते हैं ना कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, महिला, युवा। हम इन चारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसान के लिए सम्मान निधि केंद्र सरकार 6,000 दे रही है, राज्य सरकार भी उसमें 3,000 दे रही है। हमने कहा 6,000 देंगे, वो भी हम 6,000 करने वाले हैं। काहे के लिए चिंता करते हो? जाइए कि हम दे रहे हैं, आज तक किसी ने दिया क्या? किसानों का बीमा हम कर रहे हैं, किसानों को कोऑपरेटिव का लोन हम दे रहे हैं, किसानों को गौपालक कार्ड भी हम दे रहे हैं, उसका पैसा भी बढ़ा दिया। किसानों का पशु बीमार हो जाए तो उसके लिए भी दवाई फ्री दे रहे हैं। किसान को कहीं कोई परेशानी है तो उसके लिए सरकार खड़ी है। हमने पशु अगर बीमार होता है तो मोबाइल यूनिटी वैन हमने चालू कर दी, फोन करिए, अपने आप वहां आ जाएगी, दिखाएगी, दवाई भी देंगे। गरीब के लिए इलाज भी फ्री है। अगर हमारे बच्चियां पढ़ने जाती हैं तो साइकिल फ्री, 10 साल 10वीं में पढ़ती है तो, आगे 12वीं की क्लास और ए में पढ़ती है तो स्कूटी फ्री दे रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के लोग साइकिल और स्कूटी देते थे, उसमें कुछ कटमनी लगा देते थे। अब तो हम डीबीटी कर रहे हैं, सीधे पैसा दे रहे हैं, खरीदिए आप ही। क्योंकि इस भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया। और अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मेरे भाइयों, लगातार ये भी काम कर रहे हैं हम। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2.5 साल का अगर राजस्थान का सीनियर देखोगे आप, क्योंकि जिन विषयों को लेकर के हम आए, आप चुनाव में वोट मांगने गए थे, हमारा जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो हमारे वायदे थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, समय से पहले कर रहे हैं। आपने पानी के लिए कहा तो इतना पानी के लिए काम हो रहा है, देश में शायद किसी प्रदेश में नहीं होगा जितना राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पानी के लिए काम हो रहा है। आप देखें, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हमारी राम जल सेतु ईआरसीपी योजना, 35,000 करोड़ रुपए की हमारा यमुना समझौता, 5,500 करोड़ इंदिरा गांधी वो गंगा नहर के लिए दिया, 4,500 करोड़ नर्मदा के लिए दिया, 10,000 करोड़ देवास स्कीम उदयपुर के लिए दिया, 25,000 करोड़ रुपए से ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर में पानी आ रहा है। आप बताइए कितना काम है। उनके ठेके भी हो गए, काम भी चल रहे, 24,000 करोड़ के ईआरसीपी में हो गया, अभी 17 करोड़ रुपए के और होने वाले हैं। अब आप देखिए 17,000 करोड़ के 24,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। बिजली बताइए आप कैसी आ रही है? 2-3 जगह हैं जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी राजस्थान में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है कि नहीं आ रही है बिजली? बताइए, पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं है कहीं बिजली की मांग में ऐसी हो कि साहब बिजली कट गई है, हो गया 2 दिन 3 दिन। अगर घंटे 2 घंटे के लिए जाएगी तो वहां के फॉल्ट पे जाएगी, वहां की बिजली नहीं जाएगी। पहली बात राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये तो बिजली खरीदने वाले थे जिसे खरीद में भी लूट करते थे, पहली बार राजस्थान 4 महीने से दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने का काम कर रहा है। उन्होंने 5 साल में 3,800 मेगावाट पैदा किया था, हमने 2.5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया है। 12,000। उसमें देख लीजिए सभी जगह उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। पहली साल राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए।
4.5 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार मिला है। 4.5 राजस्थान के युवाओं को 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। अगर मैं युवाओं की नौकरी की बात करूं तो हमने तो कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, 1,78,000 दे दी। अभी 15-16 अगस्त में और हम 8-10 हजार देने वाले हैं, 8-10 हजार और देने वाले हैं। कोई भी महीने ऐसे नहीं गए 3 महीने में हमने नियुक्ति नहीं दी हो, हर 3 महीने में दे रहे हैं। इस बार थोड़ा अंतर आया तो हमने नौकरियों को बढ़ा दिया। 54,000 नौकरी एक साथ देना, नियुक्ति पत्र 54,000 एक साथ देना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। कितने लंबे समय से थी रिफाइनरी का आरंभ से 80,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के लिए चालू हो गई, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह भी हमने किया। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर मैं डिपार्टमेंटों की बात करूं तो आपको भी पता है रोडवेज के लिए सब कहते थे घाटे में घाटे में घाटे में घाटे में। रोडवेज मुनाफे में 144 अभी तो 1,000 बस और आ रही है। पहली बार 50 साल के 50-60 साल में रोडवेज पहली बार मुनाफे में है, और डेयरी भी मुनाफे में, बिजली भी मुनाफे में। ये पहली बार हुआ है जो घाटे का सौदा था वो मुनाफे में चल रहा है। मैं आपसे एक और कहूंगा मेरे भाइयों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास बहुत है, समय ज्यादा है। अगली भी मीटिंग है मेरी, 2 मीटिंग और है अभी। तो यह है, यह मैंने एक प्रोफार्मा आपको दिया है और हमेशा आपको बैग में भी मिला होगा। 2 साल बनाम 5 साल दिया, अब इसको 2.5 साल बनाम 5 साल कर लेना और आप जोड़ लेना कांग्रेस ने कितना काम किया और हमारी सरकार ने कितना काम किया है। मेरे भाइयों, हमारी सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी काम हमने ऐसा नहीं किया जो हमारे कार्यकर्ताओं का सर झुके। हमने जो भी काम किया है स्वाभिमान का काम किया है। इसलिए छाती ठोक करके जाइए, जनता के बीच में बोलिए कि हमारी दोनों सरकारों ने जिस तरह से काम किया है वो आप देख लीजिए। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमने अधिकारियों को भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता हमारा कार्यकर्ता है, हमारी प्राथमिकता हमारा कार्यकर्ता है। और मैंने ये भी कहा था, आपको ध्यान हो, चाहे मेरा जो सार्वजनिक समस्या है, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि लेकर के आए, चाहे हमारा कार्यकर्ता लेकर के आए, उसका समाधान करने की गारंटी हमारी सरकार की है। इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हम इन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में और सरकार के बीच में सेतु बनाने का काम हम लोगों को करना है। हमें उन सारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह पहुंचाना है यह भी आपको देखना है, समाधान करना है जनता के लिए, जनता के बीच में, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सभी को तत्पर रहना है। महिला, युवा, किसान, गरीब, इन सब के बीच में जाकर के उन जो समस्या उनको समाधान भी करना है। और आगे हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं जिस क्षेत्र में जो आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा, मैं हमेशा कहता हूं, कोई गुजरात का आदमी आपको नौकरी करते हुए राजस्थान में मिला क्या? अरे मेरे को बता दो, ये तो गुजरात की बगल में है दानाराम। कोई भी बता दो, कोई गुजरात का आदमी कोई मिला है क्या आपके यहाँ? महाराष्ट्र का बता दो कोई मिला हो तो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस युवा को 40,000, 50,000, 60,000 रुपए अगर उसके गांव में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में मिलेंगे तो वो दूसरी जगह नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि सहकारिता में सबसे इसका प्रमुख सहकारिता है। सहकारिता में हमने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बनाए, उसका भी इसके बाद चुनाव आने वाला है, तुरंत इसके बाद उसका भी चुनाव आने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं सहकारिता में 10 लाख सदस्य राजस्थान के अंदर बने, 10 लाख सदस्य बने। हमारी जो पैदावार होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हमें उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है। जालौर में जैसे जीरा होता है, लेकिन जीरा जाता है ऊजा, प्रोसेसिंग यूनिट लगती है उसकी
दूसरी जगह जाकर के, क्या वो हमारे यहाँ नहीं लग सकती? अभी हमारा जब हमने ग्राम में गए थे तो हमारा समझौता हुआ है, वहां भी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। इस तरह से जहां जो पैदावार होती है वहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी में हम सबसे आगे हैं, डेयरी के प्रोडक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। डेयरी की हमने कहा कि पहले हम जब आए थे तो 34 लाख लीटर डीजल वो था, लीटर दूध था, अब हमारा 40 लाख लीटर हो गया। अगले साल हम 55 लाख तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद 65 लाख तक पहुंच जाएंगे। यह भी तो हमारे युवाओं को रोजगार देने का है। हम सारी बातें तलाश रहे हैं कि कौन सा काम ऐसा है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमारा जो जनसंपर्क का 181 नंबर है उसको भी हमने दिया है और उसमें लोगों की समस्याएं लगातार मैं भी सुनता हूं, समाधान भी करते हैं। अब तक हमने 4,97,000 नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जून माह में ही। जून से 4,97,000, हमने 4,90,000 का निवारण किया है। 4,90,000 का। ये बताते मुझे खुशी है कि वो घट करके 12 दिन रह गया काम का उसका। राजस्थान संपर्क के माध्यम से जन समस्याओं के समग्र निस्तारण में 99.70% तक पहुंच गया है, जो कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उम्मीद, हम इसे लेकर के चलेंगे। अब तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिसमें छोटे छोटे काम हैं, उनको व्हाट्सएप अगर वो करेंगे तो उस पर ही उनका समाधान होकर के उनको उसमें मिलेगा, जिससे उसको कहीं जाना नहीं पड़े। मित्रों, डिजिटल राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी, नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में राजस्थान का ये महत्वपूर्ण कदम है और मैं कहना चाहता हूं आज दुनिया बदल रही है, सरकार के काम का तरीका भी बदल रहा है। इसलिए आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि जन अभाव अभियोग निराकरण को केवल औपचारिकता नहीं माने, उसमें आप समय निकाल करके जनता से जुड़ें, हर अभियोग को गंभीरता से लें, हर व्यक्ति को सम्मान दें, हर पात्र व्यक्ति को अभाव को दूर करने का प्रयास करें। जब शासन पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा, तकनीक का उपयोग होगा, जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहेंगे, अंतिम पंक्ति की आवाज सुनी जाएगी, तो विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। मैं आप सभी या जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्यों को पुनः बधाई देता हूं। आपकी सक्रियता से जन अभाव अभियोग निराकरण की व्यवस्था मजबूत होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को हम आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ उसको पूरा करेंगे। भाइयों, अंत में इतना ही कहूंगा मैं कि आने वाले समय में हमारा निकाय का चुनाव भी आ रहा है, पंचायतों का चुनाव भी आ रहा है। मैंने यहां भी सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहा है और आप भी वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं, आप सभी वरिष्ठ हैं। कई बार कोई जिला अध्यक्ष रहा है, कोई विधायक रहा है, कोई किसी ना किसी रूप में आपने इस राजस्थान को और पार्टी को नेतृत्व दिया है। मेरे भाइयों, में एक ही बात कहना चाहता हूं, वो नेताओं का चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा, ये मेरे कार्यकर्ताओं का चुनाव है जो दिन रात मेहनत करके आपको हमेशा पड़क पावले बिछा करके काम करते हैं। इस मेरे कार्यकर्ताओं के चुनाव को आपको गंभीरता से लेते हुए उन सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए जो इस लायक हैं, जो इस पर डिजर्व करते हैं। आप निष्पक्षता से ये काम करेंगे, मुझे पता है आप सभी लोग बड़े मन से उसमें काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आपका आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीसी से जुड़े मेरे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। सीएमआर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्यों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को और ऐसे आयोजन को केवल औपचारिकता मात्र के रूप में न लें।